बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के एलिमेंट्स अपन पढ़ेंगे, बल्क या फिर मैक्रो एलिमेंट्स, ट्रेस या फिर माइक्रो एलिमेंट्स। बल्क एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? मैक्रो एलिमेंट्स CHON, Na, K, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, PSOCl, ये मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि बल्क एलिमेंट्स होते हैं। APCA और Mg ये बल्क होते हैं, और जो ये दोनों हैं वो एसेंशियल होते हैं, यानी कि आवश्यक होते हैं, एंड बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और लिथियम बेरिलियम एल्यूमिनियम और Ag सिल्वर ये बेनिफिशियल होते हैं। टॉक्सिक भी होते हैं, टॉक्सिक हानिकारक होते हैं। टॉक्सिक यानी कि बेनिफिशियल जो होते हैं वो आवश्यक नहीं है। जो कि बेनिफिशियल कौन कौन से होते हैं? लिथियम बेरिलियम एल्यूमिनियम और Ag। टॉक्सिक कौन कौन से होते हैं? PB प्लम बीज मिसमिस से होता है, CD किडनी डिजीज होती है, और BE ये हार्ट डिजीज से होती है, BE से, बेरिलियम से। यानी कि टॉक्सिक PB CD और BE ये टॉक्सिक होते हैं। इसके बाद ये हो गया मैक्रो कौन कौन से हो गए? कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस। माइक्रो कौन कौन से हो गए? कॉपर। यानी कि अपने सिलेबस में जो है उनमें से 3 तो मैक्रो एलिमेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस। और माइक्रो कौन से है? कॉपर माइक्रो एलिमेंट में आता है। और अदर माइक्रो एलिमेंट है MO, Mn, F2, CO, Zn, I2। इस तरह से इनका डिवाइडेशन है। इसके बाद अपन देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो कुछ मात्रा लिक्विड फॉर्म में होती है जिसको ब्लड कोगुलेशन होता है। 99% हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, और 1.05 किलोग्राम हड्डियों में कैल्शियम होता है। इसके बाद हार्मोन्स के विसर्जन के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम की कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है, और ज़्यादा से पथरी, आर्टरेसिस, आई का सिकुड़ना, ये सब कैल्शियम की अधिकता से हो सकता है। कैल्शियम जो होता है हार्ट मसल एंड नर्व उत्तेजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हार्ट मसल और नर्व उत्तेजन के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। और जो मिल्क होता है, प्राइमरी जो सोर्स होता है कैल्शियम का, वो मिल्क होता है। 99 ये सब अपन देख लिया। इसकी कमी से ओस्टियोपोरोसिस होता है, और ज़्यादा से पथरी, आर्टरेसिस, आई सिकुड़ना, ये सब कैल्शियम। इसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम कैल्शियम एंड फॉस्फेट के साथ पाया जाता है। इसमें ATP कैटेलाइज रिएक्शन होती है, जो कि रेगुलेशन ऑफ Mg रिक्वायर होती है। Mg इसके लिए ATP कैटेलाइज रिएक्शन में Mg की रिक्वायरमेंट होती है, ये कहना चाह रहा है कि Mg की रिक्वायरमेंट होती है ATP कैटेलाइज रिएक्शन में। और इसके बाद हड्डियों में मोस्टली मैग्नीशियम भी पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फोरस के साथ। इसके बाद मैग्नीशियम 21 ग्राम के लगभग स्वस्थ मनुष्य में पाया जाता है। मैग्नीशियम ब्लड में पाया जाता है 2 से 4 मिलीमीटर पर 100 ml, मिलीलीटर पर 100 ml। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। मैग्नीशियम नट्स, सी फूड हो गया, लेग्यूम हो गया, वेजिटेबल हो गया, इनमें मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके बाद फेरस की बात करें तो फेरस लगभग 4 से 5 ग्राम पाया जाता है। इसका 65% हीमोग्लोबिन और 5% मायोग्लोबिन में पाया जाता है फेरस। और इसका 20% स्टोरेज में काम आता है। 4 से 5 ग्राम जो फेरस होता है इसमें 20% स्टोरेज में काम आता है। फेरस हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में पाया जाता है। प्रेजेंट आयरन श्वसन में O2 ग्रहण करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आयरन जो होता है वो श्वसन में O2 ग्रहण करता है। एपी की कमी से बॉडी वीक होती है। प्रेग्नेंट लेडी में बच्चा विकास में बाधा होती है। एपी की जो डेफिशिएंसी होती है उससे एनीमिया हो सकता है, जिसमें ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आयरन पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिससे उल्टी, यानी कि एपी से ज़्यादा होने से आयरन पॉइजनिटी होती है, जिससे उल्टी, पोलर शॉक, सर्कुलेटरी कोलैप्स, कोमा, इस तरह की बीमारियां हो सकती है। इसके बाद एपी से क्रोनिक इफेक्ट। एपी का क्रोनिक इफेक्ट होता है आयरन डिपॉजिटेड इन टिश्यू लॉन्गर, यानी कि अधिक समय तक टिश्यू में अगर आयरन डिपॉजिट हो जाए तो उसको क्रोनिक इफेक्ट होता है, जिसका बीमारी होती है सिडेरोसिस, यानी कि फेरस की अधिकता से सिडेरोसिस होती है। इसके बाद कॉपर की बात करें, कॉपर अपने शरीर में लगभग 100 से 110 mg होता है। हाईएस्ट कंसनट्रेशन जो कॉपर की होती है वो लीवर, हार्ट, किडनी और ब्रेन में होती है। कॉपर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने पर विल्सन डिजीज हो सकती है। ज़्यादा कंसनट्रेशन पर कॉपर की विल्सन डिजीज, इसमें आल्सो में डेथ, इसमें मृत्यु भी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है विल्सन डिसऑर्डर। विल्सन डिजीज जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और अप टू 100 टाइम्स द नॉर्मल से
शॉर्ट टाइम की जो कंसंट्रेशन हो जाती है उसमें विल्सन डिजीज हो सकती है। और कॉपर एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन, लीवर और किडनी, इनमें जमा हो जाता है। लीवर, किडनी और फेल्यूर हो सकते हैं किससे, विल्सन डिजीज में। इस तरह से कॉपर की अधिकता होने पर यह रोग होता है। इसके बाद इसको काउज के मिल्क में कॉपर पाया जाता है, एनिमल के वेजिटेबल में इनमें कम पाया जाता है। इसकी कमी से, ये तो होगी ज़्यादा से तो विल्सन डिजीज होगी, और कॉपर की कमी से मैंकेज डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें एक्स लिंक किंकी होगी, इसको बोलते हैं हेयर स्टडी सिंड्रोम, किंकी सिंड्रोम, ये सब कॉपर की कमी से होते हैं। इसके बाद कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स, कॉपर कौन कौन से एंजाइम कॉपर को कंटेन करते हैं, डोपामाइन, एमाइन ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, ये सब कॉपर को कंटेन करते हैं। ये जो है डोपामाइन इंटरकन्वर्ट मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट कंसंट्रेशन ऑफ सीयू इन ब्रेन। इस तरह से ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। यानी कि कॉपर की बहुत दो चीज़ें याद रखनी है कि कॉपर की कमी से मैंकेज डिसऑर्डर होता है जो कि एक्स लिंक्ड है, और कॉपर की ज़्यादा होने से विल्सन डिजीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन ब्लड को कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में ब्लू होता है। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कलर ब्लड का रेड होता है, और इसकी एब्सेंस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्लू होता है। संयुग्मी प्रोटीन इसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन को, और मोलिकुलर वेट इसका लगभग 64,500 के लगभग होता है। हीम और ग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, मेटेलोपोरफायरिन और प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 श्रृंखला होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये 141 141 और 146 अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। हीम जो होती है उसकी संरचना इस तरह से होती है, मेटेलोपोरफायरिन इसको बोला जाता है, जिसमें C34 H32 N4 O4 AP, इस तरह से ये हीमोग्लोबिन बनाते हैं दोनों मिलकर। मेटेलोपोरफायरिन क्या होती है, मेटेलोपोरफायरिन हीम में होती है, क्लोरोफिल में होती है। मेटलाइन एक विशेष कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड द्वारा बनते हैं। इस तरह से ये पोरफायरिन होती है। इसमें विषम चक्रीय नाइट्रोजन पाँच रिंग की जो सदस्य होते हैं वो पायरोल ग्रुप होता है, पायरोल ग्रुप पोरफायरिन में होता है। इस तरह से ये प्रोसेस होती है, 4 नाइट्रोजन होते हैं इसमें, और ये रेजोनेंस द्वारा मैक्रोसाइक्लिक होती है। इसके बाद इसको मेटेलोपोरफायरिन, ये तो पोरफायरिन होगी, और मेटेलोपोरफायरिन में क्या होता है, ये Ap2+ इसके बीच में आकर जुड़ जाता है। MgO इसकी जगह Ap2+ की जगह MgO तो वो क्लोरोफिल कहलाता है। इस तरह ये पोरफायरिल वाले होगी। एक ग्लोबिन 4 हीम से जुड़ेगा, यानी कि ये हीम हो गया, ये जो 4 हीम होते हैं वो एक ग्लोबिन 4 हीम से जुड़ता है, और इस तरह से ये पोरफायरिन वाले से जुड़ेगा, और ये संरचना होती है हीमोग्लोबिन की। इसके बाद 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2 इथेनाइल ग्रुप ये इसमें पाए जाते हैं। वैज्ञानिक प्रस्तुतकर्ता फिशर और विलस्टेटर है इस संरचना को। चारों पायरोल चक्र जो होते हैं एक दूसरे से C डबल बॉन्ड ग्रुप द्वारा जुड़े रहते हैं। इस तरह से ये C डबल बॉन्ड ग्रुप द्वारा चारों पायरोल जो ग्रुप होते हैं ये और ये C डबल बॉन्ड ग्रुप द्वारा जुड़े होते हैं। चारों पायरोल चक्र एक एक मिथाइल ग्रुप रखते हैं, चारों पायरोल ग्रुप में एक एक मिथाइल ग्रुप होता है। इसके बाद बात करते हैं हीम प्रोटोहीम, यानी कि इसको प्रोटोहीम बोलते हैं, जिसमें Ap2+ की अवस्था में होता है, और जिसमें Ap3+ की अवस्था में होता है उसको हेमीन बोलते हैं। यानी कि हीम और हेमीन में अंतर क्या होता है, हेमीन में Ap3+ की अवस्था में होता है, ओनली हीमोग्लोबिन में होता है हेमीन, यानी कि Ap3+ की अवस्था में होता है हीमोग्लोबिन में। O2 स्थानांतरण में +2 अवस्था में होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन आवश्यक फॉर Ap2+ से Ap3+ नहीं होने देता है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो Ap2+ से Ap3+ नहीं होने देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 फ्री करने की जो क्रिया होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 फ्री क्रिया H2O द्वारा विस्थापित होने से होती है। कोऑपरेटिव इफेक्ट इसको बोला जाता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 फ्री करने की जो H2O द्वारा प्रतिस्थापित होने से होती है वो कोऑपरेटिव इफेक्ट बोला जाता है। अब Ap3+ की बात करें तो इसको मिथेमोग्लोबिन बोला जाता है। ब्लड डिसऑर्डर इसमें होता है। कारण है नाइट्रेट्स जल में होते हैं,
एनिलीन डाइज, ये सब इसके कारण है मिथेनोग्लोबिन के ब्लड डिसऑर्डर होता है AP3+ के कारण। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के समान पिगमेंट होता है, यह भी हीम और ग्लोबिन द्वारा होता है, लेकिन उसमें तो दो एक हीम 4 ग्लोबिन से बनता है, इसमें एक हीम 1 ग्लोबिन से बॉन्ड बनाएगा। मॉलिक्यूलर वेट लगभग 17,000 होता है। मांसपेशियों की रेसों में O2 स्टोर करके रखते हैं, O2 की नीड पर रिलीज करते हैं मायोग्लोबिन को। O2 की नीड पर मायोग्लोबिन O2 को रिलीज करते हैं और मांसपेशियों की रेसों में O2 को स्टोर करके रखते हैं मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से अधिक आकर्षण क्षमता होती है O2 के प्रति। हीमोग्लोबिन O2 मुक्त करता है, मायोग्लोबिन ग्रहण करता है। लो पीएच पर O2 बंधता हीमोग्लोबिन की घटती है और मायोग्लोबिन की नहीं घटती है। लो पीएच पर O2 की बंधता हीमोग्लोबिन में तो घटती है, लेकिन मायोग्लोबिन में नहीं घटती है। लो प्रेशर पर O2 की बंधता लो प्रेशर पर जो O2 होता है वो हीमोग्लोबिन में मुक्त होता है और मायोग्लोबिन ग्रहण करता है। CO एंड O जो होता है वो AP के साथ रिएक्शन करते हैं। CO2 NH2 के साथ रिएक्शन NHCOOH, हेमी APO2 H2O के साथ रिएक्शन करके हेमी APS H2O बनाता है। जो ये CO होता है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है, और O के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि अगर इसके साथ मतलब मायोग्लोबिन में CO एंड O AP के साथ रिएक्शन करते हैं और मायोग्लोबिन के साथ अगर CO जोड़े तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और अगर इसके साथ O जोड़े तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। इस तरह से ये रिएक्शंस होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में AP3+ अवस्था में होता है।